अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से अनीस हुसैन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। लास्ट लेक्चर जो हमारा एंड हुआ था वो लेक्चर नंबर 32 पर एंड हुआ था। उसी से कनेक्टेड एक नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 32। एक नई चीज पढ़नी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का एमसीक्यूज भी यहाँ पे हर साल यहाँ से बनता है, तो आप लोगों की मुश्किल मैंने आसान कर दी है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यूज यहां से किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने शेप डिस्कस की है, जैसे सर्कुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर होती है, स्क्वायर शेप होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की मुख्तलिफ इकसाम्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। यहां पर भी बिल्कुल उसी तरीके से टाइप्स ऑफ क्रिस्टल 3 डायमेंशनल, अगर आपके पास एलिमेंट्स के अंदर 2 तरह के आयन्स होते हैं, वो 3 डायमेंशंस पे फैले हुए होते हैं, जिससे एक क्रिस्टल की तश्कील होती है। उसके अंदर फिर सेल डायमेंशंस होते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सेल डायमेंशन, और इससे आप लोगों को चीज समझ आ जाएगी बेटा। सेल डायमेंशंस क्या चीज है? मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है। सेल डायमेंशंस या सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं बेटा? मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपके पास एंगल बन रहे होते हैं कुछ, आप उसको कुछ भी नाम दे दो। नॉर्मली अल्फा, बीटा और गैमा का नाम दिया जाता है। एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल है और उसके अंदर अल्फा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है, और हम ये बात जानते हैं कि इन साइड्स की लेंथ को भी रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, मतलब अल्फा के ऑपोजिट जो साइड होती है। अभी मैं आपको सेल पैरामीटर्स या सेल डायमेंशन के बारे में बताने लगा हूं, तो फिर मैं आपको सेल के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि व्हाट इज सेल और यूनिट सेल। मान लो कि ये हमारे पास जो बोर्ड है या जो हमारे पास ये दीवार है, जो आपके घर की दीवार है, मेरा आपसे सवाल यह है कि इतनी बड़ी दीवार आप लोग कैसे घर पे लाके आप लोगों ने लगाई होगी? जैसे जिस रूम के अंदर जहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहां पे भी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, इतनी वजनी दीवारें यहां पे लाकर कैसे फिट की गई होंगी? तो इसका जवाब आप क्या देंगे? इसका जवाब आप लोगों के पास यही होगा कि सर ये इतनी बड़ी दीवार यहां पे लाकर फिक्स नहीं की गई है, ये छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी है। बेटा वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उसे नाम दिया जाता है यूनिट सेल। क्या नाम देते हैं बेटा उसको? यूनिट सेल का नाम दिया जाता है। मतलब आपके पास एक मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जो बोर्ड है वो एक छोटे से क्यूब से मिलकर बना हुआ है, और इस तरह के क्यूब मिलते जाए तो एक बड़ा सारा बोर्ड, एक बड़ा मटेरियल आपके पास बन के सामने आ जाएगा। तो जो इतना बड़ा मेरे पास मटेरियल है वो लाजमी किसी ना किसी तो छोटे सेल से मिलकर बना होगा। एक बड़ा जो क्रिस्टल है वो किसी न किसी छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। जिस चीज से मिलकर बना है उसे यूनिट सेल का नाम देते हैं। जो प्रॉपर्टीज बड़े की होंगी वही छोटे वाले की भी प्रॉपर्टीज वही होंगी। वही सेल पैरामीटर्स, वही सेल डायमेंशंस उसके अंदर होंगे। सेल डायमेंशंस भी बोलते हैं, सेल पैरामीटर्स के नाम से भी इसको याद रखा जाता है। सेल पैरामीटर यार याद किया होगा 7-8 क्लास के अंदर भी। आमतौर पे जब मैथमेटिक्स के अंदर चीजें करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो वहां बताई जाती है कि अल्फा है, बीटा है, गैमा है। अल्फा के ऑपोजिट साइड ए है, बी के ऑपोजिट साइड बी है, गैमा के ऑपोजिट साइड कौन सी है? सी। तो सेल पैरामीटर्स बेटा कौन कौन से हो गए? सेल पैरामीटर्स हमारे पास अल्फा, बीटा, गैमा, ए, बी, सी, ये जो 6 आपके पास पैरामीटर्स हैं इन्हें नाम दिया जाता है सेल पैरामीटर्स। और अभी जो हम चीजें डिस्कस करने लगे हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। क्यूबिकल है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, ट्राइगोनल है विच इज आल्सो नोन एज रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल के बाद हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से मुख्तलिफ क्यों है बेटा? हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से मुख्तलिफ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि मान लो कि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
इसमें कुछ ना कुछ अल्फा है, कुछ ना कुछ बीटा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर गैमा है। अगर तो मैं यहां पे एंगल चेंज कर दूं, कोई भी एक एंगल चेंज कर दूं, मैंने क्या काम किया बेटा, एक एंगल चेंज कर दिया। जब मैंने यहां पे एक एंगल यहां चेंज किया तो बताओ क्या अब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल रहा या अब इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा? जी सर बिल्कुल, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहा, अब इसका कुछ और नाम बन गया होगा। क्यों कोई और नाम इसको दिया जाएगा? इसलिए क्योंकि इसके सेल पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। अगर कोई भी एक चीज भी इसके अंदर से चेंज हो जाती है तो चेंज होने पे इस सिस्टम का नाम तब्दील हो जाएगा। इस डायग्राम, ये जो आपके पास एक क्रिस्टल बना है, इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहां पे आप लोगों ने याद रखना है, पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा, एफ ए साइड की लेंथ होती है, बी साइड की लेंथ है, सी साइड की लेंथ है। अगर ए साइड की लेंथ, बी साइड की लेंथ और सी साइड की लेंथ आपस में बराबर है और अल्फा बराबर है बीटा के और बीटा बराबर है गैमा के और गैमा बराबर है 90 डिग्री के, तो जो आपके पास बनने वाली डायग्राम होगी वो क्यूबिकल होगी। इस सिस्टम को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? क्यूबिकल सिस्टम का नाम दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर से 2-3 रोज पहले ये चार्ट अपने पास बना लो, लिख लो और इसे इसी तरीके से याद करके चले जाना कि क्यूबिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा। क्यूबिकल सिस्टम के अंदर अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री के बराबर होता है और ए बी सी तीनों की साइड की लेंथ आपस में बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात यहां पे हमारे पास क्या है बेटा? दूसरी बात यह है टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर क्या होगा? टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर हमारे पास ए और बी आपस में बराबर होंगे जबकि सी ए और बी के बराबर नहीं होगा। ये इक्वालिटी का साइन होता है और अगर इक्वालिटी के ऊपर ऐसे बन जाए तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तीनों साइड की लेंथ बराबर, ए बी की साइड बराबर लेकिन सी की बराबर नहीं है, जबकि अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। पेपर में ये लिखा हुआ आएगा, आपने बताना है कि सिस्टम कौन सा है। आपने लिख दिया टेट्रागोनल सिस्टम। अगली बात ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। बेटा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर होगा ये आपके पास कि ए बी और सी तीनों चीजें आपस में बराबर नहीं होंगी। तीनों चीजें आपस में बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गैमा ये तीनों चीजें किसके बराबर होंगी? 90 डिग्री के बराबर होंगी। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट इज ट्राइगोनल, ये रोम्बोहेड्रल सिस्टम। बेटा रोम्बोहेड्रल के अंदर क्या होगा? ए साइड की लेंथ, बी साइड की लेंथ और सी साइड की लेंथ तो आपस में बराबर है, जबकि अल्फा और बीटा का एंगल बराबर होगा और गैमा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। गैमा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा आपस में बराबर है, गैमा 90 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल सिस्टम। ए और बी आपस में बराबर है जबकि ए और बी सी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू सी। ए और बी आपस में बराबर है जबकि ये सी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू सी। और अल्फा बीटा तो 90 डिग्री है लेकिन गैमा 120 डिग्री होगा। अल्फा बीटा 90 डिग्री और गैमा आपके पास बेटा क्या होगा? गैमा इज 120 डिग्री, ये वाली बात है। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक सिस्टम। बेटा मोनोक्लिनिक सिस्टम क्या है? मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर ए बराबर है बी के, ए बी और सी आपस में बराबर नहीं है। ए की साइड की जो लेंथ है वो बी के बराबर नहीं है और बी की साइड की लेंथ सी के बराबर नहीं है, मतलब तीनों की लेंथ अलग अलग है। जबकि अल्फा और गैमा 90 डिग्री के बराबर है और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अल्फा और गैमा तो 90 के बराबर है जबकि बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम क्या होता है? ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर ए साइड की लेंथ, बी साइड की लेंथ और सी साइड की लेंथ आपस में बराबर नहीं होती। ना ए साइड की लेंथ बी के बराबर है ना बी की लेंथ सी के बराबर है। इसके अंदर होगा क्या? और ये एक बात हो गई, ये आपके पास साइड की लेंथ होती है और ये आपके पास एंगल्स हैं। ये एंगल्स है और ये लेंथ है, साइड्स की लेंथ होती है। इसके अंदर क्या होगा? ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गैमा के बराबर नहीं है और गैमा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये है बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। 1 नंबर का एमसीक्यूज यहां पे ऐसा भी पूछा गया था, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम,
कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम है? 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है। क्रिस्टल 3 डायमेंशनल एरे को नाम दिया जाता है। उसके अंदर फिर यूनिट सेल होता है, मतलब एक बड़ा जो क्रिस्टल होता है वो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, जैसे आपके सामने में लास्ट टाइम क्वार्ट्ज भी बनाया था। तो उसके अंदर भी यही होता है कि आपके पास अगर एक बड़ा सा क्रिस्टल है, जैसे पेंसिल के अंदर भी जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होता है, एक बड़ा सा क्रिस्टल है, जब इसका एनालिसिस किया जाएगा, एक्सरे एनालिसिस या स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाएगा, तो उससे हमें इसके क्रिस्टल का पता चलेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता चलेगा किस किस्म का स्ट्रक्चर है। तो अगर उसका एक सेल उठा के देख लिया जाए, मान लो कि इसका एक सेल है, ये तो आपके पास हो गया एक बड़ा सा क्रिस्टल हो गया, ये बड़ा क्रिस्टल हो गया। इसका जब जायजा लिया जाए तो इसको जब जूम करके देखा जाएगा तो उसके अंदर बॉक्सेस बने हुए छोटे छोटे। तो वो जो एक इसका सेल है उसको यूनिट सेल का, यूनिट मींस 1 यूनिट सेल का ऐसे नाम दिया जाएगा। फिर इसके अंदर कुछ अल्फा बन रहा है, कुछ बीटा बन रहा है, कुछ गैमा बनेगा और उनकी अपनी साइड्स की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, अल्फा बीटा गैमा। और अगर अल्फा बीटा गैमा चेंज हो जाए या ए बी और सी चेंज हो जाए तो चेंज होने से पूरी डायग्राम क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। तो इसे नाम दिया जाता है क्रिस्टल सिस्टम्स, क्यूबिकल सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट एक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा कौन सी शॉर्ट डेफिनेशन है? एक है लैटेंट हीट। व्हाट इज लैटेंट हीट? लैटेंट हीट और लैटेंट हीट के अंदर हम दो चीजें या दो बातें हैं जो कि डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी दो बातें हम डिस्कस करते हैं बेटा? एक होता है लैटेंट हीट ऑफ latent heat of fusion है, latent heat of वेपराइजेशन है। व्हाट इज latent heat? latent heat ये होता है कि वो अमाउंट हीट की जिसकी वजह से हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकें। भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास सॉलिड मटेरियल है और मुझे इसकी स्टेट को चेंज करना है। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना है या लिक्विड से गैस में जाना है या किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मुझे उसको कन्वर्ट करना है। तो इस कन्वर्जन के लिए मैं कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड करूंगा। मेरे पास बर्फ है, उस बर्फ को मैंने टोटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। या मेरे पास पानी है, उस पानी को मैंने गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लैटेंट हीट वो अमाउंट हीट की जिसकी वजह से या जिसकी बदौलत आपके पास सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस हीट को नाम दिया जाता है लैटेंट हीट। The minimum amount of heat required to change the state of matter known as latent heat. अब बेटा latent heat fusion भी है, latent heat of vaporization भी है। वो कम से कम हीट जो कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, वो कम से कम हीट जो किसी भी सॉलिड को बेटा लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, उस हीट को नाम दिया जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दिया जाता है। और वो अमाउंट हीट की कि जिसमें किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं, उस हीट को बेटा नाम दिया जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक हमारे पास है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी बात हमारे पास क्या है यहाँ पे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। वो कम से कम अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसे नाम दिया जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना हो तो उसे नाम दिया जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर अब हमारा इस चैप्टर का अख्ताम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें अगर कुछ चीजें और मजीद हुई पूछने वाली तो नहीं डिस्कस करेंगे, यकीनी तौर पर डिस्कस किया जाएगा। इसके लिए पास पेपर कोई मजीद गहराई में सॉल्व करेंगे। अभी तो हम जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं
वो पास्ट पेपर से ही है, लेकिन फिर भी 50 चीजें ऐसी होंगी जो अभी आप लोगों को पूछनी होंगी, तो आप बिल्कुल वो चीज पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब भी वक्तन फवक्तन आप लोगों को देते रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। रीजनेबल क्वेश्चंस करो, पास्ट पेपर से सवाल करो, जो चीज इशू कर रही है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो अभी हमने स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 5, तो इसी में हम चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 33 के अंदर ही फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 5 हमें क्या बता रहा है। चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का नाम भी देना चाहें, थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, या फिर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का नाम देना चाहें तो एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का भी इसे नाम दिया जा सकता है। इसके अंदर किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर एक्सो एंडो के बारे में पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, सिस्टम है, सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, बाउंड्रीज के बारे में, या सिस्टम की क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हेसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसकी कुछ डेरिवेशंस हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर कोई एक चैप्टर का नाम लिया जाए पूरी बुक में से कि सबसे आसान चैप्टर और सबसे जल्दी मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर कौन सा है, तो मैं सबसे पहले नाम लूंगा चैप्टर नंबर 5 का। छोटा सा चैप्टर है, कोई भी चीज चॉइस में नहीं छोड़नी, तमाम की तमाम चीजें करनी है, और वेटेज के हिसाब से, वजन के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, इंतहाई छोटा चैप्टर है, कुछ ही लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप कर देंगे। थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंज। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हीट प्रोवाइड करने से कुछ चेंजिंग आ रही है उसे बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। और एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होने वाली जितनी भी एनर्जीज हैं उन तमाम एनर्जीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की टाइप से। केमिकल रिएक्शन की एनर्जी के हिसाब से दो टाइप्स हुआ करती हैं। एक को नाम दिया जाता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सो मींस एग्जिट होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ साथ है बेटा एंडोथर्मिक, एक्सो बेटा एक्सो से क्या मुराद है, एक्सो मींस ई बड़ा स्टाइलिश बनाया मैंने। एक्सो का मतलब है एग्जिट और एंडो का मतलब है इंटर होना। एंडो का मतलब है इंटर होना या एब्जॉर्ब होना, टेकन इन। बहुत सारे मीनिंग इसके लिए जा सकते हैं। एंडो मीन्स इंटर होना, एक्सो मीन्स एग्जिट, एंडो मीन्स इंटर होना या एब्जॉर्ब होना, दाखिल हो जाना, एडेड हो जाना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें से हीट रिलीज हो रही हो। इसमें क्या होता है बेटा, हीट रिलीज होती है। इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है, हम उसे देख के किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये एक्सो है या एंडो है। उस रिएक्शन के आखिर में डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई होगी। डेल्टा एच इज एंथैल्पी। अगर एंथैल्पी का साइन नेगेटिव है, अगर एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास जो है सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, सिस्टम गर्म हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सिस्टम गर्म हो जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी भी जो बोलना चाहो उसको बोलो। एंथैल्पी का साइन होगा पॉजिटिव। एंथैल्पी ये वो हीट है,
हीट है, रिएक्शन से जो हीट निकलती है दाखिल होती है। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी का भी थोड़ा सा बता दूं। हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर कोई गैस फिल हुई है और इसके ऊपर अगर अप्लाई होने वाला कुछ ना कुछ प्रेशर है और वो प्रेशर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इस सिस्टम की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। इस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर द टोटल हीट कंटेंट और द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। इसे बोला जाता है बेटा, एंथैल्पी का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं इसको? एंथैल्पी का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे H2O हाफ और बन गया हमारे पास H2O, डेल्टा H की वैल्यू आ गई -286 किलो जूल्स पर मोल। बेटा हाइड्रोजन और इसका रिएक्शन करवाया आपने हाफ O2 के साथ, तो यहाँ क्या बना? वाटर की फॉर्मेशन हो गई, -286 किलो जूल्स पर मोल। ये हमारे पास एनर्जी आ गई जो कि इस सिस्टम से यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब सवाल ये है कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? उसका आप अंदाजा लगाओगे इस साइन को देखते हुए। जो एंथैल्पी का साइन है, जो हीट का साइन है, इस हीट के साइन को देखते हुए आप अंदाजा लगा लोगे कि रिएक्शन आया एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अच्छा, अब अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया जाए, रिवर्स करने से मुराद यह है कि आपके पास वाटर को मैं रिएक्टेंट साइड पे लिख दूं और जो दूसरा ये रिएक्टेंट है इसे प्रोडक्ट साइड पे लिख दिया जाए H2 प्लस हाफ O2। तो यहां बेटा डेल्टा H की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, 286 किलो जूल्स पर मोल हो जाएगा। ये H2 प्लस हाफ O2 प्रोड्यूसेस H2O और डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी -286 किलो जूल्स पर मोल। वाटर को आप अगर हीट प्रोवाइड करो, हीट प्रोवाइड करने पर यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा और दूसरी चीज आपको यहां से मिलेगी +286 किलो जूल्स पर मोल। इस रिएक्शन को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि नेगेटिव साइन से एक्सोथर्मिक का पता चल रहा है और अगर इसी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाए तो पॉजिटिव साइन से हमें पता चल जाता है कि ये आपके पास एक किस्म का एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसके अंदर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जबकि यहाँ पे सिस्टम से हीट बाहर निकल रही होती है। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है सिस्टम और सिस्टम की क्लासिफिकेशन और कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज जो इसी से रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। पहली चीज जो अभी डिस्कस करनी है वो है सिस्टम, दूसरी चीज हमें डिस्कस करनी है सराउंडिंग, तीसरी चीज हमें डिस्कस करनी है बाउंड्रीज। ये तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है। मान लो कि हमारे पास कोई भी चीज, हर वो चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड के हवाले से बात करूं तो जो मेरा सिस्टम है वो ये बोर्ड कहलाएगा। ये बोर्ड है, मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूं तो जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा हो, जिस चीज के हवाले से डिस्कशन चल रही हो तो वो कहलाता है सिस्टम। इसके अलावा यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सिस्टम पर असरअंदाज हो सकती हैं, उन तमाम चीजों को नाम दिया जाता है सराउंडिंग। तो ये हो गई हमारे पास इसकी सराउंडिंग। ऐसी तमाम चीजें जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसके ऊपर वर्किंग चल रही हो, वो कहलाता है सिस्टम और सिस्टम के अतराफ में जितनी भी चीजें होंगी उसे नाम दिया जाएगा सराउंडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए एक आपको रेड कलर की एक लाइन नजर आ रही है। इस लाइन का काम यह है कि दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रही है। सिस्टम सराउंडिंग से अलग है और किस चीज की वजह से अलग है? इस लाइन की वजह से, जो बीच में एक बारीक सी लाइन है जो कि सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से अलग कर रही है। इस लाइन को नाम दिया जाता है बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। तो ये आपके पास है बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। तो ये तीन चीजें, तीन शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज हमें डिस्कस करनी थी और ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिस्टम की क्लासिफिकेशन समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।